तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आप होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो साइंस के सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइंस का फर्स्ट चैप्टर बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। तो सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है। ये क्लास 10th का मतलब साइंस है, ठीक है। एज इस क्लास 10th के साइंस को पूरा हम लोग कवर करेंगे, एक एक चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। ये एनसीईआरटी आपका है, पूरा एनसीईआरटी के एक एक शब्दों को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और जो भी इसमें आपको नहीं समझ में आएगा उसको मैं समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है ना, वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप इसे कवर कर सकें, क्योंकि आजकल बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये आ रहे हैं क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी के, तो हमें इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट एकदम हो गया है, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर फिर से बताते हैं हम। लिखा है कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई आप जानते हैं कि जो भोजन है, आप जैसे कोई चीज़ खाते हैं खट्टी चीज़, जैसे आम खाते हैं, तो आम खट्टा क्यों होता है। तो आम का खट्टा होने का कारण उसमें अम्ल जो विद्यमान है इसके कारण होता है। कोई चीज़ खट्टी तब होती है, खट्टा होने के कारण, किसी चीज़ के खट्टे होने का कारण है अम्ल, ठीक है। और किसी भी खाद्य खाने वाले भोजन या कोई भी चीज़ है, खाद्य पदार्थ है, तो उसके कड़वा होने का जो मतलब कारण है वो क्षारक है, ठीक है। वो क्या है, क्षारक। तो कड़वा के लिए क्षारक जिम्मेदार है और खट्टा के लिए अम्ल जिम्मेदार है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास वह परिवार यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यंत भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में अम्लता से पीड़ित है, यानी वो ज़्यादा खट्टा वाला चीज़ खा लिया, अब उसको वो अम्लता से पीड़ित हो गया, उसके पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल बन चुका है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि उस अम्ल को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे। तो हम बता रहे हैं आपको कि जब अम्ल ज़्यादा हो जाएगा आपके पेट में, तो आपको क्षारक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्षारक। और अम्ल और क्षारक मिलकर के क्या बनाएंगे, पानी बना देंगे, ठीक है। तो लवण और पानी बनाते हैं। तो क्या करना है कि आपको जब कोई व्यक्ति ज़्यादा अम्ल से पीड़ित होगा, तो आपको क्षारकीय चीज़ उसे देना पड़ेगा। जैसे अभी कोई व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित हो जाता है अम्लता से, जैसे कच्ची कच्ची ढेकार सी आती है भोजन करने के बाद, तो आप क्या करते हैं कि उसको इनो जो क्षारीय होता है उसे आप क्या करते हैं, घोल करके पिलाते हैं, जिससे वो पेट में जाता है और अम्लता को काट करके लवण और पानी बनाने का कार्य करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बात। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का मिलान। तो यहाँ पर आप नींबू पानी नहीं सुझा सकते, क्योंकि ये खुद ही खट्टा है, तो फिर से अम्ल बन जाएगा। सिरका सिरका भी आपको यहाँ पर जो सिरका होता है ये भी खट्टा ही रहता है। तो आप बेकिंग सोडा, क्या, बेकिंग सोडा का विलयन आप उसे सुझाएंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारकीय होता है, और क्षारकीय होता है तो यही अम्ल को क्या करेगा, काटेगा। नेक्स्ट यहाँ से समझिए आगे। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। तो यही कह रहे हैं कि उपचार जब आप बताएंगे तो आपको अम्ल क्षारक का ध्यान रखना है कि वो चीज़ अम्ल है या क्षार है, ठीक है ना, अम्लीय या क्षारीय है, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। यहाँ पर लिखा ना कि अम्ल एवं क्षारक एक
एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा, इस जानकारी का उपयोग आपने किया होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन्स है, बोल रहा। आगे देखते हैं। यदि याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप पहले पिछली कक्षाओं में जब पढ़े हैं तो वहाँ पर भी आपको बताया जाता था कि भाई आप कैसे पता कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बिना चखे आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, यानी खट्टा है या तो कड़वा है। तो एक लिटमस पेपर का नाम आप लोग सुने होंगे। तो लिटमस पेपर से क्या होता है कि उससे पता किया जाता है कि कोई खाद्य पदार्थ वो खट्टा है या कड़वा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोग पता कर सकते थे लिटमस पेपर से। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, समझने की कोशिश करिए। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यहाँ बोला है ना कि अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस बात को बहुत ध्यान देना है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पेपर को, किसको, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको लगता है समझ में आ चुकी होंगी कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को यहाँ पर लिखा है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। जबकि वहीं आप देख सकते हैं उसका अपोजिट, जबकि क्षारकों का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों में बहुत ही ध्यान से मतलब लर्न करना पड़ेगा कि स्वाद जो होता है क्षारकों का कड़वा होता है, ये तो सबको पता रहेगा, लेकिन ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से आप ध्यान दीजिए, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं ये जो क्षारक होते हैं, ठीक है। चलते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। अब ये लिटमस क्या होता है, तो लिटमस के बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसी ही सूचक है। हल्दी भी क्या है, एक ऐसी ही सूचक है। अब इस सूचक क्या होता है, सूचक का मतलब जिससे आप पता कर सको कि कोई भी खाद्य पदार्थ कैसा है, अम्लीय है या क्षारकीय है, ठीक है ना। तो सूचक से ही हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि अम्लीय या क्षारकीय, अगर कोई किसी चीज़ को पता करना होता है। वैसे खाने योग्य अगर होता है तो उसे हम लोग खा के ही पता कर लेते हैं, लेकिन कोई अनजान अगर चीज़ों का खोज हो गया खाद्य पदार्थ का, तो पहले उसको हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है ना। तो क्षार की प्रकृति यहाँ पर, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी का दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। तो यही बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है एनसीईआरटी इस लाइन से। तो यहाँ पर जो लाइन बोली गई उससे मैं समझाता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जब आपके सफ़ेद शर्ट पर आप कभी भोजन खाते हैं तो सब्जी में हल्दी होता है, तो सब्जी आपके शर्ट पर लग जाती है तो हल्दी पीला पीला हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके शर्ट पर तो पीला पीला जो आपका वो शर्ट पर लग जाता है, तो उसको जब आप लोग धुलने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, धुलने जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, जब आप धुलने जाते हैं तो वहाँ पर सर्फ जो आपका डिटर्जेंट होता है, जिसे आम भाषा में सरफ भी बोल देते हैं, और मान लीजिए डिटर्जेंट ही, ठीक है ना। तो जब आप उस डिटर्जेंट को उसके ऊपर लगाते हैं,
तो क्या होता है कि डिटर्जेंट जो होता है आपका वो क्षारकीय होता है, और जब क्षारकीय होता है तो उसके ऊपर लगा के रगड़ने से क्या होता है कि जो हल्दी पर लगेगा, तो हल्दी पर लगाने से क्या होता है कि धीरे धीरे लाल रंग छोड़ने लगता है, क्योंकि हल्दी पीली होती है और क्षारकीय माध्यम की वजह से वो पीला पीला छोड़ता है, ठीक है ना, सॉरी लाल लाल छोड़ता है, लाल या भूरा रंग का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले ही सीडीएस में भी बना था कि हल्दी का रंग अगर लग जाए शर्ट पर तो उसे अगर हम लोग क्षारकीय माध्यम यानी साफ़ करने ले जाएंगे तो किस रंग, मतलब क्या रंग निकलेगा साफ़ करने पर, तो भूरा लाल निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहाँ पर हो गया भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। जब ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो फिर से पीला पीला रंग दिखेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थलीन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं फिर से कि अम्ल एवं क्षारक की जो जांच है वो हम लोग सिर्फ इसी से थोड़ी कर सकते हैं, और भी माध्यम है, और भी तरीके हैं यहाँ पर। संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, संश्लेषित सूचक के अंदर कौन सा, मेथिल ऑरेंज है, ठीक है, एवं फिनाप्थलीन है, का उपयोग भी कर सकते हैं। इस अध्याय में इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो है संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं, मेथिल ऑरेंज है एवं फिनाप्थलीन है, इन सब का भी उपयोग हम लोग मतलब अम्लता की जांच करने के लिए करते हैं, अम्ल और क्षारक का पता करने के लिए। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, अम्ल एवं क्षारक की अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अम्ल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये सब जानकारियाँ हमें जानना है कि अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, अम्ल अगर अधातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो इस चैप्टर में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, ये भी आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ठीक है, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। हाँ देखिए आगे की बातें क्या है, यहाँ पर लिखा है कि लिटमस, कुछ और भी जानना है आपको, क्या आप जानते हैं, पूछ रहा है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस विलयन होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि लीचेन पौधे से निकाला जाता है ये, ठीक है, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से। अभी बार थैलोफाइटा पूछने का मतलब लग रहा है ऐसा, तो आप थैलोफाइटा भी याद कर लीजिए कि थैलोफाइटा समूह, बहुत से समूह होते हैं, तो ये थैलोफाइटा समूह का है, ठीक है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान दीजिए कि आप इसे क्या कर, सूचक के रूप में उपयोग करते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकी, तब यह बैंगनी रंग का होता है। यही बात यहाँ पर लिखा गया ना कि बैंगनी रंग का होता है, जब ना वो अम्लीय होता है ना तो क्षारकी, तो वो बैंगनी रंग का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, ठीक है, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की, ठीक है, कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो पूरी बात को समझिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता और ना तो क्षारकी,
तो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ तक ध्यान रखिए। और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ, ये नहीं कि एक ही प्राकृतिक पदार्थ, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ, लाल पत्ता गोभी जैसे हो गया, प्राकृतिक पदार्थ हैं ये सब, आपके प्राकृतिक सूचक हैं। लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गई, प्रकृति से मिलता है सब ना, तो ये मिल जाएगा। तो हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरानिया। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन से प्राकृतिक सूचक हैं, कुछ इसमें के लिख देगा और कुछ इसमें के लिख देगा आपका संश्लेषित सूचक का। तो संश्लेषित सूचक को ध्यान रखिए कि इसमें मेथिल ऑरेंज फेनाप्थेलिन का मतलब उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो होता है आपका प्राकृतिक सूचक में लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, ठीक है, और जेरानियम हो गया, ये सब आपके प्राकृतिक सूचक हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक आप समझ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रश्न लिखा है कि आपको जो है 3 परख नलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आसवित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए, कौन सा आपको दिया जा रहा है? लाल लिटमस पत्र। ध्यान दीजिएगा, आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको जब लाल लिटमस पत्र दिया है और 3 आपको यहाँ पर परख नलियाँ दी गई हैं। एक परख नली में आपका आसवित जल है। आसवित जल कहने का मतलब जो वाष्प बन करके फिर से उसको जो है वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, उसे आसवित जल कहते हैं। तो आसवित जल मतलब एक प्योर जल है मान लीजिए, ठीक है, और 2, एक में अम्लीय है और एक में क्षारीय विलयन भरा हुआ है। तो आप लाल लिटमस, आपके पास एक ही लिटमस पत्र है, उससे कैसे पता करेंगे? तो आप अभी पढ़े हैं कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको अगर आप क्षारीय विलयन में डालेंगे, किसमें? क्षारीय विलयन में जब डालेंगे तो वो जो है लाल लिटमस पत्र कैसा बन जाएगा? नीला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्षारीय विलयन में, लाल लिटमस को जब क्षारीय विलयन में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? नीला में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ऐसे पता कर लेंगे, जिसमें भी अगर आपका ऐसा हो रहा हो कि लाल लिटमस पत्र को आप उसमें डाल रहे हो और वो नीला में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो क्षारीय है। और बाकी 2 विलयन में, क्या होगा? आश्रित जल में जो होगा उसमें कुछ नो इफेक्ट होगा, ठीक है ना। आश्रित जल में तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा वो। और इसमें आपका अम्ल में भी नहीं इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप क्षारीय विलयन का तो पता कर लेंगे और 2 का आपको थोड़ा सा डाउट सा रह जाएगा, ठीक है। उसको भी पहचानेंगे, लेकिन और भी मेथड से पहचानेंगे, ठीक है, दूसरे मेथड से पहचान सकते हैं आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या करना? समझना। इसको देखते हैं। तो प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक के बारे में आप समझिए। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट्स पे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल को HNO3 बोला जाता है। एसिटिक अम्ल को CH3COOH बोला जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Ca ब्रैकेट में OH कोष्ठ बंद ट्वाइस बोला जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। ये बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ों का आप क्या करिए? नमूना ले लीजिए। नमूना लेने का मतलब थोड़ा थोड़ा मात्रा में इन्हें
आप प्राप्त कर लीजिए कहीं से, ठीक है। फिर आपको क्या कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए प्रत्येक विलेन की एक बूंद वाश ग्लास में बारी बारी से रखिए, ये आपको कार्य करने के लिए यानी बोल रहे हैं। तो इतना आपसे कहाँ हो पाने वाला है, इतनी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, तो इसको हम लोग इसे यहीं पर छोड़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कह रहे हैं कि रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय या क्षार की है। रंग से भी आपको पता चल सकता है कि कोई पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षार की है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके गंध अम्लीय एवं क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाते हैं, और कुछ लोगों का गंध से आप पता कर सकते हैं कुछ पदार्थों को कि वो अम्लीय है या क्षार की है। तो जिन्हें आप गंध से पता कर सकते हैं तो वो गंधीय सूचक कहते हैं उन्हें, ठीक है। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए।